10th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 इकाई ख। यहाँ से पढ़ना है इकाई ख में जल संसाधन। तो जल के बारे में हम लोग जानते हैं, उसमें क्या संसाधन, तो जल संसाधन हम लोग इसमें पढ़ना है। तो हम जानते हैं पूरे पृथ्वी पर 71% भाग में जल है और 22% भाग में क्या स्थल है। तो उसी 71% भाग जो जल है इसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने वर्ष 2008 में उत्तर बिहार के कोसी प्रदेश में आए बाढ़ को देखा होगा या उसके विषय में सुना होगा। टीवी, समाचार पत्र या आकाशवाणी पर देखा होगा या सुना होगा कि उस बाढ़ की विभीषिका अत्यंत प्रलयकारी थी, जिसमें अपार जान माल की क्षति हुई। यानी इतना भयंकर था, इसमें अपार जान माल जिसकी कोई कल्पना ही कह सकती, उससे भी उस पार की जान माल की क्षति हुई थी। यह जानकर आपको घोर आश्चर्य होगा कि ये जल जहाँ एक ओर प्रलय तथा तांडव करते हैं, यानी बाढ़ के रूप में प्रलय करते हैं, तो दूसरी ओर मानवीय आवश्यकताओं को सरल और सुगम बनाकर सबता भी रचते हैं। यानी जल का क्या रूप हो गया, दो रूप होगा। एक ओर क्या करता है, हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, और दूसरा क्या करता है, विनाश भी करता है। तो यही वजह है कि विश्व के लगभग सभी सभ्यताओं का विकास नदी घाटी में हुआ था। यानी जल की उपलब्धता जहाँ हुई वहाँ पर ही क्या हो गया, शुरुआती सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता हो गया या मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई, सब कहाँ विकसित हुआ था, ये नदी के समीप। या सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी नदी, सरस्वती नदी के समीप। और उसके बाद मिस्र का जो दजला फरात सभ्यता था या मेसोपोटामिया का सभ्यता, वो भी किसके समीप, जल के समीप यानी नदी के समीप ही विकसित हुई थी। तो आधुनिक औद्योगिक युग में भी जल की कहीं विद्युत पैदा यानी विद्युत उत्पन्न करने में प्रयुक्त होता है, वही कहीं औद्योगिक मशीनों को ठंडा करने में भी। यानी जल से हम क्या करते हैं, विद्युत उत्पन्न करते हैं, और कहीं औद्योगिक मशीनों क्या करते हैं, ठंडा करने में। सामान्य रूप से हम लोग देखते हो जो कार में रेडिएटर लगाता होता है, वो कार को क्या करता है, ठंडा करता है। उस रेडिएटर में भी क्या होता है, जल का ही उपयोग होता है। क्यों, क्योंकि जल की जो होती है ना शीतलन करने की क्षमता क्या होती है, जल में हीट धारण करने की क्षमता क्या होती है, अत्यधिक होती है, सबसे अधिक होती है। इसीलिए क्या करते हैं, जल का उपयोग करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वी की सतह का 3/4 जल से ढका है, ठीक, यानी क्या है, 3/4 जल से ढका हुआ है। यानी 71% पर क्या है, जल, और 29% पर क्या है, स्थल। तो 3/4 हो गया। लेकिन अधिकांश जल क्या है, लवणीय है। तो इन 71% में से अधिकांश जल क्या है, लवणीय है, यानी नमकीन है, यानी जिसका हम क्या कर सकते, उपयोग कर ही नहीं सकते। ठीक। स्वच्छ जल सतही अपवाह, यानी स्वच्छ जल सतही अपवाह यानी किसके रूप में, अपवाह यानी कह रहा है नदी के रूप में, तालाब के रूप में, झरना के रूप में, है ना, वही कह रहा है, उसी को कहते हैं सतही अपवाह। तो स्वच्छ जल सतही अपवाह और भूमिगत जल स्रोतों से प्राप्त होता है। तो सतह पे जो प्रवाहित जल है उसी को कहते हैं सतही अपवाह। तो नदी, झील, तालाब, पोखर, सब में हो गया सतही अपवाह। और उसके बाद स्वच्छ जल कहाँ पे है, मुख्य रूप से भूमिगत स्रोत, यानी भूमि के अंदर जो जल है उसे क्या कहते हैं, भूमिगत स्रोत। तो स्वच्छ जल यही दोनों से प्राप्त होता है, भूमिगत जल स्रोत से प्राप्त होता है। इन स्रोतों का सतत नवीकरण और पुनर्भरण क्या है, जल चक्र द्वारा होता रहता है। देखिए तब क्या करता है, सतही जल जैसे झील हो गया, तालाब हो गया, नहर हो गया, पोखर हो गया, इस समय क्या है, जल है। और यही जल क्या होता है, बाष्पीकृत होकर कहाँ चला जाता है, वायुमंडल में। और फिर वायुमंडल में संघन होकर फिर कहाँ आता है, वर्षाक्रम में पृथ्वी आता है, पृथ्वी पर आता है। एक जल का क्या बन गया, चक्र बन गया। तो इसे ही हम कहते हैं क्या, जल चक्र। तो जल चक्र गतिशील होता है, क्या करता है, जल चक्र गतिशील होता है ना, बारिश के रूप में पृथ्वी पर आता है, और फिर पृथ्वी पर से बाष्पीकृत होकर कहाँ चला जाता है, वायु में चला जाता है। ठीक। तो क्या होगा, जल चक्र गतिशील होता है, जिस कारण से जल का नवीनीकरण निर्बाध गति से होता रहता है। यही कारण है कि यह एक नवीकरणीय संसाधन भी है, क्या, जल। फिर भी विश्व के अनेक देशों या जल क्षेत्र अनेक देश या क्षेत्र जल के क्या है, प्यास है। अब देखते हैं वो कैसे प्यास है। ठीक। अब देखते हैं जल स्रोत, यानी जल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, उसको कहते हैं जल स्रोत। पृथ्वी के अधिकतर स्तर पर जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह यानी ब्लू प्लैनेट्स कहा जाता है, उसकी संज्ञा दी जाती है। यह जीवों की उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण कारक है। क्या, कौन सी, जल। माना यह जाता है जब
पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई थी? इसी जल में ही हुई थी, जहाँ जल स्रोत विविध रूपों में पाया जाता है। यानी पृथ्वी पर क्या होता है? जल स्रोत विविध रूप में। भूपृष्ठीय जल, यही भूपृष्ठीय जल इन भूमि के ऊपर जो उपलब्ध जल है, किसमें? नदी में, तालाब में, झील में, सागर में, समुद्र में, से क्या कहते हैं? भूपृष्ठीय जल। अब दूसरा क्या है? भूमिगत जल, यानी भूमि के अंदर, किसमें? भूमि के अंदर चट्टानों में जो छिपा हुआ जल, उसे क्या कहते हैं? भूमिगत जल। और वायुमंडलीय जल, तो वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में जो उपलब्ध है उसे क्या कहते हैं? वायुमंडलीय जल कहते हैं। और तीसरा क्या है? महासागर में, तो महासागर में जल है क्या? उसे कहते हैं महासागरीय जल। तो यही कह रहा है जल विविध रूपों में, यानी विविध स्रोतों में पाए जाते हैं। अब तीसरा देखिए, आगे देखते हैं। कह रहा जल भंडार को ध्यान में रखा जाए तो महासागर सबसे बड़े जल स्रोत का केंद्र है। ठीक, इसी कारण इसे जलधि की भी संज्ञा दी जाती है। तो महासागर में सबसे बड़ा जल स्रोत का केंद्र, इसीलिए क्या कहते हैं? जलधि की संज्ञा दी जाती है। ठीक, अब कह रहा है हमारे जीवन में भूपृष्ठीय और भूमिगत जल का ही प्रत्यक्ष उपयोग है। यानी हम लोग क्या करते हैं? भूमि पर उपलब्ध जल, जैसे किस में? नदी में, तालाब में, झील में, पोखर में, उसी का उपयोग करते हैं। और कौन से? और दूसरा क्या है? भूमिगत जल, यानी भूमि के अंदर जो जल है उसको किससे? ट्यूबवेल से, चापाकल से निकाल के उसी का उपयोग करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से इसी दोनों का उपयोग करते हैं। और क्या है? सागर के जल का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है? खारा है। और पर्वत में जो जल है किसके रूप में? बर्फ के रूप में, उसका प्रयोग नहीं कर सकते। क्या है? क्योंकि वहाँ से लाना संभव नहीं है। ठीक, अतः इन दोनों स्रोतों का वर्णन किया जा रहा है। किसका? भूपृष्ठीय जल का और भूमिगत जल का। ठीक है, क्लियर है? आगे देखते फिर हम लोग। भूपृष्ठीय जल धरातल पर भूपृष्ठीय जल के रूप में धरातल पर भूपृष्ठीय जल का मूल स्रोत क्या है? वर्षा है। यानी पृथ्वी पर जो भी उपलब्ध जल है, किसमें? झील में, झरना में, तालाब में, नदी में, इसका मुख्य स्रोत कौन है? वर्षा। अगर वर्षा नहीं हो तो क्या होगा? यहाँ पे धरातल पर यानी भूपृष्ठ पर क्या होगा? जल उपलब्ध नहीं होगा। ठीक, वर्षा का लगभग 20% भाग वाष्पित होकर कहाँ चला जाता है? वायुमंडल में चला जाता है। यानी जो भी वर्षा से जल प्राप्त होती है पृथ्वी पर, उसका 20% भाग क्या हो गया? वाष्पित होकर, यानी वाष्प में बन के कहाँ चला जाता है? वायुमंडल में चला जाता है। और कुछ अंश भूमिगत हो जाते हैं और कुछ अंश क्या होता है? रिस कर भूमि के अंदर चला जाता है। वही क्या निर्माण करता है? भूमिगत जल का निर्माण करता है। जबकि अधिकांश जल नदी, नालों, झील, तालाबों और तेल तलैयों में मिल जाते हैं। यानी क्या होता है? अधिकांश जल कहाँ चला जाता है? नदी, नालों और झील, तालाबों में क्या होता है? मिल जाता है। शेष जल सागर व महासागर में क्या होता है? जा मिलता है। यानी महासागर जब भी बारिश होता है उसको क्या होता है? अधिकांश जल सागर और महासागर में मिल जाता है। उपरोक्त ये सभी भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले जल भूपृष्ठीय और धरातलीय जल कहलाते हैं। यानी जितना भी जल पाया जाता है नदी, नालों, झील, तालाबों, ताल तलैयों और सागरों और महासागरों में, सब किसका उदाहरण है? भूपृष्ठीय जल। इन पृथ्वी पर जो जल दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? भूपृष्ठीय या धरातलीय जल कहलाते हैं। ठीक, अब दूसरा हम लोग को इसमें ध्यान देना है। क्या कह रहा है? भूमिगत जल, वर्षा जल के धरातलीय छिद्रों से, यानी जो भी वर्षा होता है और वर्षा जल का पृथ्वी पर आकर रुक जाता है, तो इसी में एक महीन छिद्र, बारीक छिद्र, क्या होता है? नंगी आंख से हम लोग देख नहीं सकते। उसी छिद्र से रिस करें, धीरे धीरे रिस कर कठोर शैलीय आवरण पर जाके क्या होता है? जमा जल भूमिगत जल कहलाता है। यानी रिस कर पृथ्वी के गहराई में जाके कठोर शैल पर क्या होता है? जमा हो जाता है, जिसका हम क्या करते हैं? पंप, ये नलकूप से, चापाकल से क्या करते हैं? निकाल कर उसका उपयोग करते हैं। इस जल के भंडार में भूपृष्ठीय जल का भी योगदान होता है। यानी किसका? भूमिगत जल का जो भी है भंडार, तो उसका किस में योगदान है? भूपृष्ठीय जल में योगदान है, क्योंकि भूमि पर जल नहीं जाएगा तो क्या होता है? भूपृष्ठीय जल में रिस को नहीं जाएगा। अर्थात दोनों माध्यम से जल रिस कर बड़े मात्रा में भूगर्भ में क्या होता है? एकत्रित हो जाता है। इस प्रक्रिया को से एकत्रित जल भौम जल नाम से भी जाना जाता है। यानी भूमि के अंदर जो जल रिस कर गया उसे किस नाम से जानते हैं हम लोग? भौम जल के नाम से जानते हैं। और 7th का जो आप लोग साइंस पढ़े होंगे तो इस भौम जल के बारे में बहुत ही डिटेल से गहराई में दिया गया है। और यहाँ पे भी हम लोग समझ गए, यानी भूमि पर उपलब्ध जल की मात्रा जो रिस कर धीरे धीरे कहाँ चला? जमीन के अंदर चला गया, भूमि के अंदर चला गया, जिसका हम लोग किस से? चापाकल से, ट्यूबवेल से उपयोग करते हुए क्या कहलाता है? भौम जल कहलाता है। ठीक, अब अगला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट
टॉपिक है जल संसाधन का वितरण। देखिए, तो विश्व स्तर पर जल के वितरण को देखा जाए तो पता चलता है कि अधिकांश जल दक्षिणी गोलार्ध में। जब हम लोग क्या देखेंगे, मैप देखेंगे या ग्लोब देखेंगे तो पता चलेगा जो पृथ्वी के बीच बीच क्या है, विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा के दक्षिणी भाग में अधिकांश जल है और उत्तरी भाग में अधिकांशतः क्या है, उत्तरी भाग में अधिकांशतः क्या है, पृथ्वी के भूमध्य रेखा के उत्तर में अधिकांशतः क्या है, स्थल है, और भूमध्य रेखा के दक्षिण में क्या अधिकांशतः जल है। तो जल वितरण देखा होगा, अधिकांश जल दक्षिणी गोलार्ध में, इसी कारण दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध भी कहा जाता है और उत्तरी गोलार्ध को क्या कहता है, स्थल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। अगर यहाँ हम लोग किस पे डिजिटल बोर्ड पे पढ़ रहे होते तो आसानी से यहाँ देख पाते कि उत्तरी गोलार्ध में क्या अधिकांशतः जल है और दक्षिणी गोलार्ध में क्या अधिकांश स्थल है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा मैप अगर देखा जाए तो ज़्यादा क्लियर, ठीक देखते हैं। अगर मैप का एडजस्ट होता है तो मैप यहाँ पर एडजस्ट करते हैं। देखिए क्या है, हमारा इक्वेटर है, ठीक, इक्वेटर है बीचों बीच से। देखिए, और इक्वेटर के बीच उत्तर में देखेंगे तो अधिकांशतः क्या दिखाई देगा आपको, अधिकांशतः स्थल भाग दिखाई देगा, ठीक। और इक्वेटर के हम लोग क्या करें, दक्षिण में देखें तो अधिकांशतः क्या दिखाई देगा, इक्वेटर है, इसके दक्षिण में देखें तो क्या दिखाई देगा, पूरा जल ही जल दिखाई देगा। देखिए पूरा अधिकांशतः क्या है, जल है, इक्वेटर है बीचों बीच, ये इक्वेटर के दक्षिण में देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, अधिकांश भाग में क्या है, जल है, ठीक। और इक्वेटर के, ये इक्वेटर है बीचों बीच से हमारा, ये इक्वेटर है, इक्वेटर, और इसके उत्तर में देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, हमारा अधिकांश भाग में क्या है, जल कम भाग में है और अधिकांश भाग में क्या है, स्थल है, ठीक, क्लियर है। इसीलिए हम लोग उत्तरी गोलार्ध को क्या कहते हैं, स्थल गोलार्ध, और दक्षिणी गोलार्ध को क्या कहते हैं, जल गोलार्ध। चलिए, तो स्थल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है, उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी जल गोलार्ध। पृथ्वी पर उपलब्ध जल के अधिकांश भाग लवण की उच्च सांद्रता धारण करते हैं, यानी पृथ्वी का जो अधिकांश जल है वो क्या है, लवण है, यानी अधिकांश जल खारा है यानी नमकीन है, फिर भी जैव विविधता हेतु ये महत्वपूर्ण है। देखते हैं कैसे। यहाँ मछलियाँ, समुद्री जीव जंतु, वनस्पति एवं खनिज का क्या है, भंडार। ये जो अधिकांश जल जो है क्या है, लवणीय है, यानी क्या है, वो सागर में है, लेकिन तब पर भी जैव विविधता के लिए क्या महत्वपूर्ण है, यानी मछलियाँ, समुद्री जीव जंतु क्या है उसमें पाए जाते हैं, लवणीय जल होने के बावजूद भी। देख, अब कह रहा है, अब एक बार दोबारा इस क्या करते हैं, इसको बॉक्स को देख लेते, उसके बाद फिर आगे पढ़ते हैं। तो क्या आप जानते हैं, ठीक, बॉक्स का ये हेडिंग है, चलिए देखते हैं हम लोग क्या कहता है, आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते। विश्व के कुल मृदु जल का 75% भाग क्या है, मृदु जल। अब यहाँ एक नया चीज आया, मृदु जल यानी मीठा जल, यानी ऐसा जल जिसका क्या करते हैं हम लोग उपयोग कर पाते हैं, उसे ही क्या करते हैं, मृदु जल। यानी जीवन में, यानी मनुष्य के जीवन को आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, यानी जो पीने योग्य जल होता है उसे क्या कहते हैं, मृदु जल कहते हैं, ठीक। मृदु जल का 75% अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एवं पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ की चादर या हिम नद के रूप में क्या होता है, पाया जाता है, और लगभग 75% भूमिगत जल स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है। यानी जितना भी स्वच्छ जल है उसको भी 100% कर ले तो उसमें से 75% किस में उपलब्ध है, अंटार्कटिका में, बर्फ के रूप में, ग्रीनलैंड में, या पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ की चादर या हिम नद के रूप में क्या पाया जाता है। यानी जो स्वच्छ जल है, मृदु जल है, उसका 75% भाग क्या कर सकते, हम लोग उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पहुंच से बाहर है। अंटार्कटिका में बर्फ की चादर है, ग्रीनलैंड में है जो बर्फ की चादर के रूप में, यानी पर्वत पर, यानी बहुत ऊंचाई पर बर्फ की चादर के रूप में, तो क्या कर सकते, उसका भी हम लोग उपयोग नहीं कर सकते। और लगभग 25% स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है, जो हम क्या कर सकते, उपलब्ध स्वच्छ जल के रूप में है, जिसके क्या कर सकते हैं, हम उपयोग कर सकते हैं, जो किसके रूप में, भूमिगत जल के रूप में है, इसे क्या कहते हैं, प्रवाह के रूप में, यानी झील, तालाब के रूप में है, नदी के रूप में है, इसमें। अब देखिए आगे कह रहा है, भारत में जल संसाधन का वितरण अपर्याप्त है। भारत में जल संसाधन का वितरण क्या है, अपर्याप्त है। यानी जल संसाधन का यहाँ जो वितरण है ना, वो क्या है, एक समान नहीं है, वितरण अपर्याप्त है, क्योंकि भारत में लगभग विश्व का 16% आबादी निवास करती है। यानी यहाँ पे क्या है, पर्याप्त नहीं है, यानी जितनी होना चाहिए उतना नहीं, इस प्रकार से, ठीक,
पहले हम लोग गलत पढ़ लिए थे, लेकिन क्या करना है इस बार समझना है। यानी भारत में जितना जल की आवश्यकता है उतना नहीं है, क्योंकि विश्व में 16% आबादी निवास करती है। यानी भारत में विश्व की 16% आबादी निवास करती है, और इस आबादी के लिए विश्व का लगभग 4% स्वच्छ जल उपलब्ध है। यानी विश्व का 16% आबादी भारत में निवास करती है, तो जल भी तो 16% चाहिए, लेकिन उसकी तुलना में कितना यहाँ पे उपलब्ध है, मात्र 4%। इसलिए कह रहा वितरण क्या है, अपर्याप्त है। अब कह रहा भारत में प्रति वर्ष 4000 घन किलोमीटर जल वर्षन तथा 1869 घन किलोमीटर जल भूपृष्ठीय जल से क्या होता है, प्राप्त होता है। कुल भूपृष्ठीय जल का 2/3 भाग देश की 3 बड़ी नदियों, यानी भूमि में जितना जल होता है, भूमि पर बहने वाला प्रवाहित होना जितना भी जल है उसका 2/3 भाग, 3 में से 2 भाग बड़ी नदियों, कहाँ पे, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र में क्या होती है, प्रवाहित होती है। आज भारत में जल भंडार हेतु जलाशयों के निर्माण द्रुत गति से, यानी क्या, बहुत तेज गति से हो रहा है, जिसकी जल भंडारण की क्षमता 174 घन मीटर हो गई है, जो देश की स्वतंत्रता के समय 18 घन मीटर थी। ठीक, अब भारत की स्थलाकृति स्वरूप तथा अन्य बाधाओं की वजह से केवल 690 अरब घन मीटर जल का ही उपयोग कर पाता है, जो कुल भारत के जल का 32% है। ठीक, इन क्या करते, स्थलाकृति विविधता के कारण जो भारत में जितना जल है उसका मात्र 32% क्या करते, उपयोग कर पाता है। भारत में गंगा द्रोणी में उपयोग के योग्य जल भंडार की क्षमता क्या है, सर्वाधिक है। यानी गंगा नदी में जो पाए जाने वाला जल है वो क्या है, जो उपयोग करने लायक जो जल है गंगा नदी में क्या है, बहुत ही सर्वाधिक है। ठीक, यानी अधिक मात्रा में है। परंतु ब्रह्मपुत्र नदी का सर्वाधिक वार्षिक प्रवाह होते हुए उपयोग योग्य जल भंडार की क्षमता क्या है, अति न्यून है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी में जल का सर्वाधिक प्रवाह होते हुए भी उपयोग का भंडार क्या है, उपयोग युक्त जो वहाँ पर जल का भंडार हो क्या, अति शून्य है। लेकिन गंगा नदी में क्या है, उपयोग होती है जल जो का भंडार हो जो क्या है, काफ़ी पर्याप्त है। अगर उपयोग योग्य जल भंडारण की क्षमता का अनुपातिक दृष्टि से देखा जाए तो ताप्ती नदी का स्थान क्या है, प्रथम है। यहाँ पे देखा जाए जो कह रहा है उपयोग हेतु कहाँ चला गया, उपयोग योग्य जल भंडार की क्षमता के अनुपातिक दृष्टि से देखा जाए तो ताप्ती नदी का स्थान कहाँ पे है, सबसे प्रथम है। तो यही पूछेगा उपयोग हेतु जल भंडारण की क्षमता किसने सबसे ज़्यादा है, तो ताप्ती नदी में अधिक है। इसमें जल भंडारण करने की क्षमता 97% है। और कुछ महत्वपूर्ण नदियों का ब्यौरा सारणी निम्न सारणी 3.1 में क्या क्या दिया जा रहा है। देखिए इसे देखते हैं, तो यहाँ पे आगे देखें तो भी पता लग जाएगा हम लोग को। देखिए सबसे पहले हेडिंग पढ़ते हैं, तो सारणी 3.1 भारत नदियों की द्रोणियों के अनुसार पृष्ठीय और भूमिगत जल का वितरण, इकाई अरब घन मीटर में। तो देखिए तो कह रहा है नदी द्रोणी यानी नदी का नाम, भूपृष्ठीय जल प्रवाह और भूमिगत जल प्रवाह। भूमिगत जल सिंधु नदी में कितना हो गया, वार्षिक प्रवाह ये सब है, ये सब इसमें कुछ ज़्यादा आंकड़ा है नहीं, ये सब आंकड़ा क्या करते हैं सब एक बार देख लेते हैं, देख लें समझ में आ जाएगा। लेकिन इस सब से कहाँ पे क्या है, किस नदी में कितना है, कितना वार्षिक प्रवाह है, कितना उपयोग लायक है, कितना अपूर्णीय है, कितना अनुपयोगी है कि उपयोग करने वाले, ये सब आंकड़ा क्या पूछता है हमारे एग्जाम में नहीं है। ठीक, तो एक बार इसे देख लेते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देश में भूमिगत जल का वितरण क्या है, असमान है। इस पर चट्टानों की संरचना, धरातलीय दशा, जलापूर्ति के स्रोत जैसे तत्वों का भी क्या है प्रभाव पड़ता है। यानी कह रहे हैं हमारे देश में जल वितरण क्या है, एक समान नहीं, यानी कहीं पे जल की मात्रा क्या बहुत ज़्यादा है, कहीं पे जल की मात्रा बहुत कम है, और कहीं पे जल की मात्रा क्या है बिल्कुल नहीं, और कहीं पे जल की मात्रा बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो वही कह रहा है क्यों जल की मात्रा में विविधता के कारण क्या है, चट्टानों की संरचना, यानी जिस प्रकार के चट्टानों की संरचना होगी वहाँ पे जल धारण करने की क्षमता भी क्या अलग अलग होगी। धरातलीय दशा, जलापूर्ति के स्रोत जैसे तत्वों का प्रभाव पड़ता है किसमें, भूमिगत जल में, भूमिगत जल के स्तर में। तो समतल मैदानी भागों में स्थित
जलज चट्टानी भागों में भूमिगत जल का अपार राशि मौजूद है। यानी समतल मैदानी भागों में जो जल आता है उसका अधिकांश भाग, वर्षा के रूप में जो जल प्राप्त होता है उसका अधिकांश भाग ऋषि क्या चला जाता है, भूमि के अंदर चला जाता है। लेकिन चट्टानी संरचना किस क्षेत्र की ऐसी होती है जहाँ से जल की अधिक मात्रा ऋषि कर नीचे जाना क्या होता है, संभव नहीं होता है। चट्टान क्या होता है, बहुत कठोर होता है, तो उसका अधिकांश में क्या होता है, ये बह के नदी नाला से होते हुए कहाँ चलाता है, समुद्र में चला जाता है। तो वहाँ पे जल की मात्रा क्या होती है, यानी भूमि के जल की मात्रा कम होती है। जहाँ भेद या प्रवेश चट्टान पाए जाते हैं, यानी कह रहा मैदानी क्षेत्र में भेद या प्रवेश चट्टान पाए जाते हैं, नहीं उस क्षेत्र में जो जल आता है उस जल को रिस कर जमीन के अंदर नीचे जाने वाला चट्टान होता है, यानी वही कहता है भेद या प्रवेश चट्टान पाए जाते हैं। और कुछ क्षेत्र में ऐसा चट्टान होता है जहाँ से जल क्या होता है, रिस कर, यानी उस चट्टान को भेद कर नीचे गहराई में नहीं जा सकता है। तो वहाँ का जो जल होता है बह के नदी नहर तालाब से होते हुए कहाँ चला जाता है, समुद्र में चला जाता है। तो वहाँ पे भूमिगत जल का स्रोत क्या होता है, यानी भूमिगत जल का स्तर क्या होता है, नीचे हो जाता है। तो भारत के उत्तरी मैदान में पंजाब से लेकर ब्रह्मपुत्र घाटी तक जो हिमालय नदियों के कारण मिट्टी से निर्मित हुआ है, इसमें सर्वाधिक भूमिगत जल पाया जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, जो चट्टान है वो भेद और प्रवेश चट्टान है। ठीक, यहाँ का 42% क्या कहता है में सर्वाधिक भूमिगत जल पाया जाता है। यहाँ देश का 42% जल पाया जाता है, यानी देश में जितना भी जल है उसको 100% मान ले तो उस 100% में से भूमिगत जल कहाँ पाया जाता है, उत्तर भारत में पाया जाता है। एक अनुमान के अनुसार भारत में लगभग कितना 443.9 अरब घन मीटर भूमिगत जल उपलब्ध है, जिसका यानी इसको 100% मान ले तो जिसका 19% जल अकेले उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। तो इसीलिए भारत में सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल, यानी ट्यूबवेल से क्या बोलते हैं, ये पंप सेट कहाँ पे पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, क्योंकि 443 घन मीटर पूरे कहाँ है, भारत में भूमि का जल उपलब्ध है, इसका 90% अकेले कहाँ पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। ठीक, तो इसलिए सबसे ज़्यादा पंप सेट यानी ट्यूबवेल कहाँ पे होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। जैसे पूछता है कि सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल कहाँ पाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में उसका आंसर आता है। क्यों, क्योंकि इसी कारण सर्वाधिक क्या है, उत्तर प्रदेश में 20%। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों में भी भूमिगत जल की उपलब्धता क्या है, अत्यधिक है। क्लियर है। तो इन राज्यों के साथ साथ महाराष्ट्र में भी और तमिलनाडु में भी भूमिगत जल की उपलब्धता क्या है, बहुत ही अत्यधिक है। अब देखिए जल संसाधन का उपयोग, देखिए हम जल संसाधन का उपयोग कैसे करते हैं इसको देखते हैं। भारत की आबादी तीव्रतम गति से क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक, स्वतंत्रता के पश्चात भारत की जनसंख्या लगभग तिगुनी हो गई है। आबादी वृद्धि के साथ साथ जल की सभी क्षेत्रों में मांग तीव्र गति से बढ़ी है, यानी जनसंख्या बढ़ेगी तो जल की मांग सभी क्षेत्रों में बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, निश्चित है बढ़ेगी। ठीक, पेयजल के लिए यानी पीने के लिए, सिंचाई के लिए, उद्योग जैसे उपकरणों की वृद्धि से जल की मांग काफ़ी बढ़ गई है। यानी क्या रहा, पीने के लिए, सिंचाई करने के लिए, उद्योग के लिए भी इन सभी क्षेत्रों के लिए जल की मांग क्या हो गई, बढ़ गई है। अब देखिए, अब 1951 ईस्वी में भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 5177 घन मीटर थी, जो 2001 में कितना हो गया, 1829 घन मीटर प्रति व्यक्ति हो गई है। ठीक, संभव है कि 2025 ईस्वी तक पहुँचते पहुँचते प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 1342 घन मीटर प्रति व्यक्ति हो जाएगा, जो जल संकट की समस्या के आगमन का संकेत प्रतीत करता है। यानी धीरे धीरे प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता जो है ना वो क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। जहाँ ऐसे संकटापन्न देश को जल का आयात करना पड़ेगा। ठीक, देखिए अब ये डायग्राम जो बताया है, ये ग्राफ जो बताया, ग्राफ यही बताया। देखिए 1951 में कितना प्रति व्यक्ति जल उपलब्ध था, 1991 में 51, ठीक है, 5177 यानी 5177 था। अब कितना हो गया, 2001 में कितना आ गया, 1829 आ गया। अब 2025 में कितना हो गया, 1342 तक आकर रुक जाएगा। तो ये कह रहा है धीरे धीरे जल संकट की ओर क्या कर रहा है, इंगित कर रहा है ये। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ से देखते हैं हम लोग, बहुत ही आसान चैप्टर ही है, कुछ ज़्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं है, आसानी सबको समझ में आ जाएगा कहानी की तरह। तो
जल का मानवीय जीवन में काफ़ी उपयोग है कि नहीं? जहाँ तक कि जीवन सृजन में भी जल महत्वपूर्ण है। प्राणी एवं वनस्पति में भी अधिकांश भाग जल के ही होते हैं। ठीक, अब करा इससे जल के महत्व को सहज ढंग से आंका जा सकता है। यानी चाहे प्राणी हो चाहे वनस्पति हो, सब में अधिकांश मात्रा किसकी होती है? जल की होती है। तो जल के उपयोग की सूची क्या है? लंबी है। यानी जल को आप अधिकांश चीज में किसका उपयोग करते हैं? जल का उपयोग करते हैं। पेयजल के लिए यानी पीने के लिए, घरेलू कार्य के लिए, घर में कितने करने, साफ सफाई करने के लिए, खाना बनाने के लिए आदि कार्यों के लिए, सिंचाई करने के लिए, उद्योग जन स्वास्थ्य स्वच्छता एवं मल मूत्र विसर्जन इत्यादि कार्यों के लिए जल अब क्या अपरिहार्य है। यानी जल के बिना कोई भी कार्य हमारा संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। ठीक, जल विद्युत निर्माण तथा परमाणु संयंत्र। जल विद्युत निर्माण यानी क्या कहते हैं हम लोग? अभी पन बिजली जो बनाते हैं किससे बनाते हैं? जल से। परमाणु संयंत्र शीतलन, यानी परमाणु जो संयंत्र होता है उसमें क्या होता है? भट्ठी को शीतलन करने के लिए क्या करते हैं? शीतलक होता है। उसमें शीतलक के भी रूप में किसका उपयोग किया जाता है? जल का उपयोग किया जाता है। मत्स्य पालन, मछली पालन के भी जल का प्रयोग है। जल कृषि, अब देखिए अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, जल में भी हम लोग कृषि करना स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक, तो उसमें जल का स्टार्ट है। वानिकी, किसी क्या करने के लिए? ये वन लगाने के लिए, यानी बागवानी, फसल बागवानी की कृषि करने के लिए उसमें किसकी आवश्यकता है? जल की आवश्यकता है। जल क्रीड़ा, यानी जल में बहुत सारा जो कार्यक्रम आयोजित किया जाते हैं मनोरंजन के लिए या खेल के लिए, उसे क्या कहते हैं? जल क्रीड़ा। जैसे कार्य की कल्पना बिना जल के नहीं की जा सकती। भारत में जल उपयोग के बदलते स्वरूप को निम्न सारणी से देखा सकता है। यानी अब क्या है, भारत में जल का उपयोग क्या बदलता जा रहा है, उसको निम्न सारणी से देखा जा सकता है। जैसे देखते हैं सारणी 3.2, भारत जल के उपयोग का बदलता स्वरूप, इकाई अरब घन मीटर में। तो क्या करे, देखिए उपयोग यानी अन्य रूप में घरेलू हो गया, चाहे सिंचाई हो गया, उद्योग हो गया, ऊर्जा हो गया। अन्य रूप में देखिए तो 1990, 2000, 2010, 2025, 2050, तो क्या इसमें अरब घन मीटर में? तो 25 अरब घन मीटर। घरेलू में 1990 में अब कितना होगा? धीरे धीरे 33 पर आ गया, और 42, फिर 52, फिर 60। तो धीरे धीरे जल का उपयोग बदला कि नहीं बदल रहा? ठीक, अब देखिए यहाँ पे सिंचाई में धीरे धीरे उपयोग की बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे? पहले 460 था, फिर क्या होगा? घट गया, फिर लगातार बढ़ता जा रहा है। फिर देखिए यहाँ पे उद्योग में भी लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। फिर ऊर्जा में भी लगातार क्या बढ़ता जा रहा है? जल के उपयोग का स्वरूप लगातार बदला कि नहीं बदल रहा? ठीक, चलिए अब देखिए आगे हम लोग को पढ़ना है बहुउद्देशीय परियोजना। देखिए तो बहुउद्देशीय परियोजना क्या है? नदी पर बांध बना के जो एक उद्देश्य के लिए नहीं, बहुत सारे उद्देश्य के लिए, जैसे सिंचाई करने के लिए, बाढ़ नियंत्रित करने के लिए, पर्यटन के लिए, बिजली बनाने के लिए, अन्य आदि कार्यों के लिए नहीं, एक उद्देश्य नहीं, बहुत सारे उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए हम लोग जिस परियोजना का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? उससे ही कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक, तो प्राचीन ग्रंथों एवं अन्य ऐतिहासिक अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि ईंट पत्थरों, मिट्टी मलबों के सहारे झील तथा अन्य जलाशयों के तटबंध और लहरों जैसी उत्कृष्ट कृति बनाई जाती थी। अतः यह परिपाटी नवीन नहीं है। यानी प्राचीन काल से ही क्या किया जाता था? ऐसी बहुउद्देशीय परियोजनाएं बांध बना करके बहुत सारी कार्य किया जाता था। तो ये जो बहुउद्देशीय जो परियोजना है ये क्या नया नहीं है, बहुत पुराना है। हमने आज कई नदियों पर बांध बना है। ठीक, कई नदियों पर बांध बना है। जैसे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से देश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने तथा देशवासियों के जीवन स्तर को सुधारने हेतु योजनाएं निर्मित हुई, जिसमें नदी घाटी परियोजना पर विशेष बल दिया गया। इन परियोजनाओं के विकास के कई उद्देश्य थे। यानी नदी घाटी परियोजनाओं के किस लिए बनाया गया? यानी नदी घाटी परियोजना किस लिए बनाया गया? वही कह रहा है इसके क्या क्या उद्देश्य था? बाढ़ नियंत्रण करना, मृदा अपरदन पर रोक लगाना,
पेयजल के लिए मतलब ये इसका जल एकत्र करना, सिंचाई हेतु जल आपूर्ति करना, विद्युत उत्पादन करने के लिए, उद्योग के लिए जल आपूर्ति करना, परिवहन, मनोरंजन और अन्न एवं वन्य जीव संरक्षण, मत्स्य पालन, जल कृषि, पर्यटन आदि के लिए, इन सभी कार्यों के लिए क्या किया गया? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया। इन अनेक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सक्षम इन नदी घाटी परियोजनाओं को क्या किया? बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से घोषित किया गया। यानी ये जो परियोजना था, नदी पर जो कार्य करना परियोजना था, इसका उद्देश्य एक न होकर अनेक उद्देश्य था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्या? बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से क्या गया? विभूषित किया, यानी नाम दिया गया। अब देखिए पीछे एक हमारा बॉक्स छूट गया है, उसको पढ़ते हैं। देश को विकास के रास्ते पर ले जाने वाले उक्त परियोजनाओं को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। यानी आधुनिक, ये पूछेगा जब बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना इसमें भी लगा सकते उतना लगा लीजिए, ये हर बार पूछता है किसी न किसी पाली में, या तो फर्स्ट में या सेकेंड में। तो क्या कहता है, देश की परियोजना को किसने आधुनिक भारत का मंदिर बोला? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, यहाँ से याद रखना है इसको। आगे देखते हैं, चलिए हम लोग यहाँ से कंटिन्यू कर रहे थे। प्रथम प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण था कि नदी घाटी परियोजना कृषि, औद्योगिकरण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण तथा नगरीय व्यवस्था को समन्वित रूप से विकसित करने के लिए सभी को एक रूप से विकसित कर सके। कौन? नदी घाटी परियोजना। भारत में अनेक नदी घाटी परियोजना का विकास हुआ। ठीक, भाखरा नांगल, हीराकुंड, दामोदर, गोदावरी, कृष्णा, स्वर्णरेखा एवं सोन परियोजनाएं जैसी अनेक परियोजना भारत की बहुआयामी विकास में सहायक हो सकी। यानी बहुआयामी मतलब कि एक विकास न होकर क्या करना, इसने कृषि का भी विकास किया, उद्योग का भी विकास किया, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास किया, औद्योगिकरण, नगरीय अर्थव्यवस्था का विकास किया, हर एक क्षेत्र में विकास किया। उसी को कहते बहुआयामी विकास में सहायक हो रहे हैं। गत कुछ वर्षों से बहुउद्देशीय परियोजना एवं बांध विरोध एवं पुनरीक्षण के कारण बनते जा रहे हैं। यानी पिछले कुछ समय से बांध जो बन रहा है उसमें क्या हो रहा है? उसका विरोध हो रहा है, या जो बना हुआ बांध है उसको क्या किया जा रहा है? उसको फिर से उसको क्या कीजिए, उसको वहाँ पे जाइए और पुनरीक्षण करिए, देखिए कि उसमें क्या कमी है जिसके कारण कुछ समस्या रहे। तो लोग और कुछ सामाजिक समूह मिलके इस पर दबाव डाल रहे हैं, और जो नए बनने वाले परियोजना है उस पर क्या कर रहा है? उसको नहीं बनने दे रहे हैं, उस पर रोक लगा रहा है, या जो पुराने बने हुए परियोजना है उसको क्या कर रहा है? उस पर जाकर देखिए, उसमें कुछ कमी, उसको सुधार कीजिए। ठीक, तो वही कह रहा है, पुनरीक्षण कीजिए, फिर से जाकर देखिए उसको। ठीक, तो नदियों में बांध लगाने से नदी की प्राकृतिक अवरुद्ध हो जाती है। यानी नदी एक अपने स्वरूप में, यानी प्राकृतिक स्वरूप में लगातार बहता जाता है। अगर उसमें हम क्या करते हैं, बांध लगा देते हैं, उसमें कुछ अवरोध डाल देते हैं, तो उसका प्राकृतिक प्रवाह ना क्या होता है, वो रुक जाता है। ठीक, जिससे तल पर अवसादीकरण तय होता है। यानी ये मान लीजिए एक नदी है, ये कैसे नदी जा रहा है, और इसमें क्या कर दे, यहाँ पे बांध बना दिए और इसमें ऐसे निकाल देंगे, तो यहाँ जो प्राकृतिक रूप से नदी सीधे एक धारा के रूप में बह रही थी, क्या उसका धारा अवरुद्ध होगा? नहीं अवरुद्ध होगा, तो धारा अवरुद्ध हो गया। तो धारा अवरुद्ध हो गया यानी जल रुक गया। तो इस नदी के जल में जो अवसाद है, वो अवसाद इस नदी के तल में क्या होगा, रुकेगा कि नहीं रुकेगा? इस नदी के तल में जमेगा नहीं जमेगा? तो इस तल का क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ऊपर हो जाएगा। तो ही कह रहा है जिससे तल पर अवसादीकरण तेज हो जाता है। ठीक है, समझ में आएगा। इसी तल छट जमाव से जलीय जीवों के साथ भोजन एवं प्रजनन तथा स्वच्छ विचरण की समस्या तो आती ही है। यानी स्वच्छ विचरण की समस्या आती है। साथ ही बाढ़ जैसे विभीषिका भी उत्पन्न हो जाते हैं। यानी यहाँ पे क्या बन गया, बांध बन गया, और नदी स्वच्छ रूप से, यानी नदी जो प्राकृतिक रूप से आगे बढ़ रही थी वो क्या अवरुद्ध हो गया। तो नदी का स्टोरेज, नदी में के पिछले इस भाग में उसका स्टोरेज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यानी नदी के इस पिछले भाग में जल का स्तर बढ़ेगा, जल का स्तर बढ़ेगा। तो जल का स्तर बढ़ेगा तो फिर जलीय किस्म रहेगा, इस बांध को यानी तट को पार करते हुए अब इस चारों तरफ आसपास में क्या करेगा, बाढ़ लाएगा कि नहीं बाढ़ लाएगा। ठीक, तो अवरुद्ध क्या कहता है तलछट में
और बाढ़ जैसी विभीषिका भी उत्पन्न हो जाती। इतना ही नहीं, बाढ़ग्रस्त मैदान की वनस्पतियाँ एवं मृदाएं प्लावित होकर यानी जल से प्लावित जल से ढककर क्या होता है, अपघटित हो जाती है। यानी वहाँ पे पाई जाने वाली वनस्पतियाँ क्या होता है, बर्बाद हो जाता है जल से ढकने के कारण। अब देखिए इसी में आगे है नर्मदा बचाओ आंदोलन। टिहरी बांध आंदोलन जैसी अनेक जन विरोधी बहुउद्देशीय परियोजना को खामियों को उजागर किया। यानी क्या करा, टिहरी बांध में जो बहुत सारी जो खामियां हैं, तो वही क्या बता रहा है, बहुत सारा नदी यानी बहुत सारा बहुउद्देशीय परियोजना है, उसके खामी को उजागर कर रहा है। आमतौर पर लोग अपनी जमीन, आजीविका और संसाधन से लगाव एवं नियंत्रण को त्याग कर अन्यत्र विस्थापित होता है। कहाँ विस्थापित होता है, किसके लिए कह रहा है, संसाधन से लगाव एवं नियंत्रण को त्याग कर अन्यत्र विस्थापित होता है, किसके लिए, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के लिए। ठीक, उस परियोजना के बनाने के लिए, जिसके बदले में उन्हें न तो पर्याप्त मुआवजा मिलता है, यानी उनका जो संपत्ति था, घर, जमीन, वो चला गया, उसके बदले उनको न तो उचित मुआवजा मिल पाता है और न ही ये विस्थापित होने के पश्चात इस परियोजना का क्या लाभ मिल पाता है। जिस परियोजना के लिए विस्थापित हो गए, यानी उनको जो उनका जो संपत्ति चला गया, उसके बदले न तो उन्हें पर्याप्त मुआवजा मिला और न ही उस योजना से उनको लाभ मिला, तो यानी क्या हुई, दोहरी क्षति हुई उनको। ठीक, तो इनका लाभ पूंजीपति एवं जमींदार वर्ग को अवश्य मिल जाता है। यह सच है कि सिंचाई की सुलभता ने कई क्षेत्रों में फसल के प्रतिरूप को परिवर्तित किया। यानी फसल का रूप अब क्या बदल गया, पहले एक ही फसल होता था या फसल नहीं होता था, अब वहाँ पे अनेक फसल उगने लगा, उसी कहते हैं प्रतिरूप। जहाँ जल कृषि एवं वाणिज्यिक फसलों की ओर किसान आकृष्ट हुए हैं, वही मृदाओं की लवणीकरण जैसे गंभीर समस्या उत्पन्न। लगातार अगर जल जमा होगा तो मृदा लवणीकृत हो जाता है। इसी वजह से गरीब, भूमिहीन एवं अमीर भूस्वामी के मध्य सामाजिक खाई उत्पन्न हुए। वो सामाजिक खाई का निर्माण होता प्रतीत हो रहा है। यानी कह रहा है जो अमीर वर्ग है उनको तो इससे लाभ मिल गया, लेकिन जो गरीब है उनको क्या मिला, इससे लाभ नहीं मिला। तो अमीर और गरीबी में जो खाई है क्या और बढ़ता जा रहा है। इस तरह के झगड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लगते हैं एवं लाभ के बंटवारे में दिन प्रतिदिन समस्या उत्पन्न होते रहे हैं। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए इसमें मैप दिया हुआ है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, यानी किस नदी पर कौन सी परियोजना लगी है, लेकिन क्या है इस मैप में अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अक्सर यह देखा जाता है कि नदी घाटी परियोजना द्वारा वांछित उद्देश्य, यानी उसके उद्देश्य को क्या, वांछित मतलब होता है जरूरी, तो नदी घाटी परियोजना द्वारा वांछित यानी जरूरी उद्देश्य की पूर्ति न करने की वजह से विरोध एवं आपत्ति उठाई जाती है। यानी वहाँ जो नदी घाटी परियोजना लगाया गया और जिस उद्देश्य के लिए लगाया गया, लेकिन वह उद्देश्य उस नदी घाटी परियोजना पूर्ति नहीं कर पा रहा, यानी उस उद्देश्य पर खरा नहीं उतर पा रहा, तो इसी वजह से क्या होता है, उसका विरोध और आपत्ति होने लगती है। इन बांधों का निर्माण बाढ़ नियंत्रण के लिए क्या होता है, उसके जलाशय में तलछट जमा होता है। यानी इन बांधों का निर्माण बाढ़ नियंत्रण के लिए होता है, उनके जलाशयों में तलछट जमा होने से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। यानी जहाँ पे जिनको बाढ़ बनाने के लिए, बाढ़ को रोकने के लिए लगाया गया था, लेकिन उसी तलछट में यानी उसके जो नीचे वाला भाग है, नदी का ये नीचे वाला भाग है, यहाँ बांध है और इसी में तलछट जमा हो गया, तो इसका जो तली वाला ऊपर है क्या, तो ऊपर आ जाता है। तो ऊपर आ जाने से इसमें जल धारण करने की क्षमता क्या होती है, कम हो जाती है। तो यही जल क्या होता है, बांध से निकल के बाहर ऊपर चला जाता है। तो क्या हो गया, बाढ़ आ गया। तो तलछट जमा होने के बाद बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अति वर्षा के जल भी बांध के नियंत्रण से बाहर हो जाता है। यानी अत्यधिक वर्षा हो गया तो क्या होता है, बांध के नियंत्रण से बाहर हो जाता है। ठीक, यानी तेजी से इससे पानी नहीं निकल सकता, यानी जल आगे नहीं जा सकता, तो आसपास के जो बांध है उससे बाहर निकलने लगता है। वर्ष 2007 में उत्तर बिहार की बाढ़ की विभीषिका का मंजर आप देखा या सुन चुके हैं, जो नेपाल स्थित बैराज द्वारा छोड़े गए जल के अति विकट हो गई थी।
जल से अति विकट हो गई थी, जिससे जान माल की क्षति के साथ साथ भूमि निम्नीकरण की समस्या में इजाफा हुआ। ऐसे ही ऐसा भी माना जाता है कि बहुउद्देशीय परियोजना के कारण भूकंप की संभावना बढ़ जाती है। जैसे कह रहा है ये नदी है, इस पे बांध नहीं था, तो नदी का जल अपने प्राकृतिक प्रवाह से क्या कर रहा था, लगातार आगे बढ़ रहा था। लेकिन अगर इसमें हम बांध बना देंगे तो इस एरिया में क्या हो जाएगा, पूरा नदी का जल भर जाएगा। तो नदी के जल अत्यधिक भर जाने से इस खासकर इस एरिया में क्या होगा, जल का दबाव बढ़ा। तो जल का दबाव बढ़ा तो जल की भार बढ़ा, तो जल के अत्यधिक भार हो जाने से पृथ्वी का जो संतुलन होता है वो बिगड़ने लगता है। इसकी वजह से क्या होती है, भूकंप आने की संभावना जताई जाती है। तो वही कह रहा है, तो क्या कहता है, बहुत, हाँ ठीक है। तो ऐसे भी माना जाता है कि बहुउद्देशीय परियोजना के कारण भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये नई संकल्पना है ये। इतना ही नहीं, बाढ़ से जल प्रदूषण, जल जनित बीमारी तथा फसलों में कीटाणु तथा कीटाणु जनित बीमारियां का भी संक्रमण क्या होता है, हो जाता है। ठीक ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में जल संकट। ठीक, इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा तो वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, थैंक यू।